नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काबिल देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काबिल देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे ऊंचाई और दूर यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। तो उसमें पहला प्रश्न देखो, ये प्रश्नों को देखने से पहले सबसे पहले यहाँ पर ये हम कॉन्सेप्ट समझे, थियरी समझेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें दो एंगल समझने हैं, दो एंगल्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखो पहला उन्नयन कोण, उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट इज एलिवेशन एंगल। आगे देखो अवनमन कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, दैट इज डिप्रेशन एंगल। तो ये दोनों कोणों को सबसे पहले यहाँ पर समझिए। तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम उन्नयन कोण को समझते हैं, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन को समझ, यानी देखो एलिवेशन एंगल को समझ। मतलब देखो यहाँ पर देखो 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 मान लो कि कोई चीज यहाँ पर है, कोई चीज यानी कि कोई वस्तु यहाँ पर ऊपर में है, एबो में कोई चीज यानी कोई चीज देखो यहाँ पर है, ऊपर है, एबो। अब आगे देखो इस चीज को देखो हम यहाँ से देख रहे हैं, मान लो इस चीज को हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं। देखो यहाँ पर एक सीधी रेखा बनेगी, आग के जस्ट सामने, आई के जस्ट सामने देखो एक सीधी रेखा बनेगी, सीधी रेखा बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, यानी कि क्षैतिज रेखा बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। और देखो यहाँ ये हमारी आंख है और इस आंख से यानी ये आई से हम इस चीज को ऊपर में देख रहे हैं, एबो में देख रहे थे। तो देखो यहाँ पर ये एक लाइन भी बनेगी, ये एक लाइन भी बनेगी। देखो यहाँ पर ऐसी एक लाइन भी बनेगी, ऐसी एक लाइन भी बनेगी, ऐसा एक रेखा भी बनेगा। तो देखो इसको दृष्टि रेखा बोलते हैं, दृष्टि रेखा बोलते हैं, दृष्टि रेखा बोलते हैं, कॉल्ड दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। अब देखो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, एंगल बनेगा, कोण बनेगा, उसको ही देखो उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, यानी कि एलिवेशन एंगल बोलते हैं। फिर से एक बार देखो ये एंगल एक्यूट एंगल होगा, यानी कि न्यून कोण होगा। देखो 0 और 90 के बीच का होगा, बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री होगा। फिर से देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर मान लो ये हमारी आंख है, आगे अब ये ऊपर एबो में देखो आंख के ऊपर यानी यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है। और देखो यहाँ आंख के सामने देखो ये हमारी क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब यहाँ पर ये आंख से ये चीज को हम देखेंगे ऊपर में, एबो में। तो देखो ये लाइन जो बनेगी उसको दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ साइट बोलते। तो देखो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा इसको ही उन्नयन कोण बोलते हैं, दैट इज
ऊपर में चीज को हम देखते हैं, ऊपर में चीज को हम देखते तो उस एंगल को उन्नयन कोण बोलते हैं। सेम चीज देखो, नीचे में चीज को हम देखेंगे, नीचे में चीज को देखें तो देखो यहाँ पर अवनमन कोण बनता है, अवनमन कोण बनता है मतलब यहाँ पर, मतलब कि देखो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, यानी डिप्रेशन एंगल बनता है। कैसे देखो, सबसे देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये हमारी आंख है, आगे मान लो कि देखो यहाँ पर नीचे में कोई चीज है, नीचे में कोई वस्तु है। तो देखो अब आगे देखो, ये आंख के जस्ट सामने एक ऐसी रेखा बनी, ये हमारी क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए यहाँ पर ये आंख से हम इस चीज को देखें तो ये रेखा बनेगा, ये लाइन बनेगा। तो इस लाइन को देखो, ये दृष्टि रेखा यानी कि लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। और आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, यहाँ पर जो एंगल बनेगा, कोण बनेगा, इसको ही अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल बोलते हैं। और ये भी एक्यूट एंगल ही होगा, यानी कि न्यून कोण ही होगा, 0 और 90 के बीच का ही होगा, बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। फिर से देखो, देखो कोई वस्तु मान लो आंख के नीचे, मतलब हम नीचे देख रहे हैं, तो देखो यहाँ पर ये एक लाइन बनेगा और ये एक लाइन तो होगा स्ट्रेट, तो ये दोनों के बीच का एंगल को ही हम अवनमन कोण बोलते हैं। तो इस तरह से समझना है। मतलब देखो, यदि वस्तु को हम ऊपर में देखते तो एंगल को उन्नयन कोण, और नीचे में वस्तु को देखते तो एंगल को हम अवनमन कोण, नीचे में अवनमन, ऊपर में उन्नयन, ऊपर में उन्नयन, नीचे में अवनमन कोण। तो ये दो बातें समझ ली है। अब देखो यहाँ पर रेशियो को भी समझना होता है, अनुपात को भी समझना होता है, रेशियो को भी अंडरस्टैंड करना होता है। मतलब देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर ये जो सारी चर्चा हम कर रहे हैं, देखो ये सब राइट एंगल ट्रायंगल में ही होती है, समकोण त्रिभुज में ही होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में ही होती है, समकोण त्रिभुज में होती है। यहाँ पर देखो ये वाला एंगल 90 का है, 90 का है, 90 का है, 90 डिग्री का है। अब आगे देखो यहाँ पर हियर हम मान लेते हैं कि ये वाला एंगल 30 का है, 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का। देखो ये वाला एंगल 60 डिग्री का होगा, क्योंकि देखो तीनों कोणों का योग 180 यानी कि 180 डिग्री होता है, 180 यानी कि 180 डिग्री होता है। अब देखो यहाँ पर हम साइन 30 लगाते हैं, साइन 30 डिग्री अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पर ये साइन है, तो देखो ये साइन P बटे H होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेनस होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। अब यहाँ पर 30 है एंगल, तो देखो 30 के सामने की भुजा लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये हमारा कर्ण है, 90 के सामने कर्ण, और ये 30 एंगल के पास वाली एडजेसेंट साइड बेस होगा, यानी कि आधार होगा। तो देखो यहाँ पर हमें पता है, देखो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, 1/2 होता है। मतलब यहाँ पर P बराबर 1 यूनिट होगा, एक का देखो यहाँ पर H बराबर 2 है, तो ये हाइपोटेनस 2 यूनिट है, 2 इकाई है, 2 यूनिट है।
अब देखो ये भुजा को भी हम निकाल सकते, उसके लिए देखो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो देखो आगे पाइथागोरस प्रमेय ये बोलता है, देखो ये कर्ण का वर्ग बाकी की दो भुजाओं के वर्ग के एडिशन के इक्वल। देखो यहाँ पर 2 का वर्ग 4 बराबर ये 1 का वर्ग 1 प्लस यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क का वर्ग भी से कर्ण का वर्ग 2 का वर्ग 4 बराबर ये भुजा का वर्ग यानी 1 का वर्ग 1 प्लस इस भुजा का वर्ग बराबर होगा प्लस के बराबर होगा। आगे देखो ये 4 माइनस 1 बराबर क्वेश्चन मार्क स्क्वायर होगा। ये 4 माइनस 1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। देखो आगे ये 4 माइनस 1 3 होता है और बराबर इक्वल है क्वेश्चन मार्क पर इधर वर्गमूल चढ़ जाएगा। देखो इधर वर्ग हटेगा तो इधर वर्गमूल चढ़ेगा, मतलब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू √3 होगी, वर्गमूल 3 होगी, √3 होगी, वर्गमूल 3 होगी। मतलब कि देखो यहाँ पर रेशियो ऐसा बनेगा, अनुपात ऐसा बनेगा, कैसा तो ऐसा, कैसा तो ऐसा। देखो यहाँ पर एंगल 30 आगे 60 आगे 90 डिग्री, एंगल कौन से एंगल 30 60 90 के 30 60 90 30 60 90 30 60 90 30 60 90। अब देखो यहाँ पर 30 के सामने 1 है, आगे 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2 है, मतलब यहाँ पर रेशियो यानी कि अनुपात 1:√3:2 होगा, 1:√3:2 होगा। मतलब देखो यदि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा 1 होगी तो 60 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा √3 होगी एंड 90 के सामने वाली भुजा 2 होगी। फिर से यदि 30 के सामने वाली भुजा 1 होगी तो देखो ये 60 के सामने वाली भुजा √3 होगी एंड ये 90 के सामने वाली भुजा 2 ही होगी, 2 ही होगी। तो देखो इस अनुपात को खास स्पेशल रिमेंबर करके रखना है, याद करके रखना है, मतलब 30 60 90 1/√3 30 60 90 1/√3 30 60 90 1/√3 30 60 90 1/√3, मतलब 30 के सामने 1 60 के सामने √3 90 के सामने 2 30 के सामने 1 60 के सामने √3 एंड 90 के सामने 2। अब सेम चीज देखो एक दूसरे एंगल्स के ट्रायंगल में भी समझनी है, दूसरे ट्रायंगल में भी समझनी है, पर दूसरा रेशियो भी देखना है, दूसरा अनुपात भी देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। इसमें यहाँ पर ये 90 है, ये वाला एंगल हम 45 करते हैं, ये भी एंगल 45 ही होगा, मतलब हमने एंगल्स 90 45 45 लिया है, 45 45 90 लिया है, 45 45 90 लिया है, 45 45 90 लिया है, ये एंगल 90 का है। अब आगे देखो यहाँ पर हम ये 45 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम एज्यूम कर लेते कि ये 1 यूनिट है, 1 इकट्ठे से ये 45 के सामने वाली भुजा को हम एज्यूम कर लेते कि ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, 1 इकाई। अब हमें पता है कि कोई भी त्रिभुज में यदि 2 एंगल समान है तो 2 भुजा भी समान होती है, 2 एंगल समान है तो 2 भुजा भी समान, में सामने वाली भुजा समान होगी, ऑपोजिट साइड इक्वल। यहाँ पर 45 के देखो 45 के सामने 1 तो यहाँ पर भी 45 के सामने 1, ये भुजा 1 हुई, इसके सामने 1 तो इसके सामने भी 1 ही होगी। और देखो ये वाली भुजा
ये वाली भुजा वर्गमूल 2 होगी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस नियम। कैसे? देखो यहाँ पर कर्ण का वर्ग बराबर, देखो कर्ण का वर्ग बराबर ये 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, यानी 1 का वर्ग 1 प्लस, देखो डिटेल में ही लिख दे। देखो यहाँ पर कर्ण का वर्ग बाकी की 2 भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग बाकी की 2 भुजाओं के वर्ग के बराबर, यानी यहाँ पर 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1 प्लस, आप लोग समझ ही गए। देखो 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1, आगे बराबर इक्वल 1 प्लस 1 2, देखो कर्ण बराबर वर्गमूल 2 का, मतलब यहाँ पर इधर वर्ग हटेगा तो इधर वर्गमूल चढ़ेगा। कर्ण यानी हाइपोटेनस वर्गमूल 2 का, मतलब देखो यहाँ पर 45 के साथ, देखो 45 के सामने 1, 45 के सामने 1 और 90 के सामने वर्गमूल 2 का। फिर से एक बार 45 के सामने 1, 45 के सामने 1 और 90 के सामने वर्गमूल 2 का, मतलब यहाँ पर देखो रेशियो ये 45 डिग्री 90 डिग्री बराबर 1 वर्गमूल 2 होगा, 1 वर्गमूल 2 होगा, 1 वर्गमूल 2 का, मतलब देखो यदि 45 वाले कोण के सामने वाली भुजा 1 है तो ये तो सेम ही रहेगी, ये तो 1 ही रहेगी, तो 90 के सामने वाली भुजा वर्गमूल 2 होगी। यदि ये 1 है तो ये वर्गमूल 2 होगी, √2 यूनिट होगी। इन शॉर्ट 45 के सामने 1, 45 के सामने 1, 90 के सामने वर्गमूल 2, 45 के सामने 1, 45 के सामने 1, 90 के सामने वर्गमूल 2, 45 के सामने 1, 45 के सामने, देखो 45 के सामने 1, 45 के ऑपोजिट 1 और 90 के सामने वर्गमूल 2। तो ये रेशियो याद करके रखना है, रिमेंबर करके रखना है। 1:1:2, 45 90। अब देखो इसको आप दूसरे तरीके से भी ला सकते हो, मतलब देखो यहाँ पर आप देखो साइन 45 डिग्री भी लगा सकते हो, साइन 45 डिग्री भी लगा सकते हो। मतलब देखो सबसे पहले फर्स्ट देखो यहाँ पर हमें पता है साइन P/H होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेनस होता है। अब देखो बराबर साइन 45 1/√2 होता है, 1/वर्गमूल 2 होता है, 1/वर्गमूल 2 होता है। यानी देखो यहाँ पर ये 45 यहाँ पर परपेंडिकुलर, यानी कि ये भुजा सामने वाली भुजा 1 यूनिट होगी, यानी जो हाइपोटेनस ये वर्गमूल 2, तो ये 1 ही होगी, ये 1 ही होगी। पाइथागोरस नियम आप लगाओगे तो ये 1 ही निकलेगा। कैसे? देखो सबसे पहले यहाँ पर ये वर्गमूल 2 का वर्ग 2 होगा, कर्ण का वर्ग यानी वर्गमूल 2 का वर्ग 2 का बराबर इक्वल, ये 1 का वर्ग 1 प्लस ये क्वेश्चन मार्क का वर्ग। Therefore देखो यहाँ पर 2 - 1 होगा और ये क्वेश्चन मार्क का वर्ग। ध्यान देखो आगे, therefore देखो यहाँ पर वर्गमूल 1 बराबर क्वेश्चन मार्क होगा, वर्गमूल 1 बराबर क्वेश्चन मार्क होगा, मतलब इधर वर्ग हटेगा तो इधर वर्गमूल लगेगा, यानी यहाँ पर 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, यानी ये वाला भुजा 1 यूनिट होगा, 1 यूनिट होगा, 1 इकाई होगा। इस तरह से भी आप अनुपात
लास्ट इन शॉर्ट देखो 45 45 90 में 1 1 रूट 2 और देखो 30 60 90 में 30 60 90 में क्या होगा देखो यहाँ पर इसमें 90 के सामने 2 आगे देखो 30 के सामने 1 60 के सामने रूट 3 होता है 90 के सामने 2 60 के सामने रूट 3 एंड 30 के सामने 1। ये दोनों रेशियो याद करके रखना है, रिमेंबर करके रखना। इसका इस्तेमाल ये क्वेश्चंस में मतलब सब क्वेश्चन में हो गए, हाइट एंड डिस्टेंस के सभी क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल होगा। प्रश्न देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी दीवार पर स्थित वॉल पर स्थित सीढ़ी का लैडर का उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन यानी एलिवेशन एंगल 60 डिग्री तथा सीढ़ी का पाद यानी बॉटम यानी तलिया दीवार से 6.5 मीटर दूरी पर है, डिस्टेंस पर स्थित है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें, लैडर की लेंथ फाइंड करें। 13/3 मीटर, 13 मीटर, 15 मीटर एंड 3.25 मीटर। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर मान लेते देखो ये हमारी दीवार है, सीधी स्ट्रेट दीवार है, वॉल है। अब देखो बोला है कि देखो किसी दीवार पर स्थित सीढ़ी का मतलब दीवार पर सीढ़ी लेनी है, दीवार पर सीढ़ी, ये हमारी सीढ़ी हो गई, ये हमारी सीढ़ी हो गई, ये हमारा लेटर हो गया, ये हमारा लेटर है जो ये दीवार पर टिका हुआ है, दीवार पर स्थिर है। अब यहाँ पर आगे बोलते को यहाँ पर ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, क्षैतिज रेखा बनेगा और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये समकोण त्रिभुज ही बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। अब यहाँ पर आगे बोला है देखो यहाँ पर किसी दीवार पर स्थित सीढ़ी का लैडर का उन्नयन कोण 60 का है, मतलब ये वाला एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री ताकि तथा सीढ़ी का पाद यानी बॉटम यानी तलिया दीवार से 6.5 मीटर की दूरी पर देखो ये सीढ़ी का बॉटम और ये दीवार का बॉटम, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 6.5 मीटर है, ये दोनों के बीच का पाद के बीच का डिस्टेंस 6.5 मीटर है। तो आगे कहा है कि देखो तो बताइए कि सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, ये लैडर का लेंथ क्या होगा, ये हमें करना निकालना है, हाइपोटेनस आउट करना है। कैसे निकले, तो यहाँ पर ये 90 है, ये 60, तो ये 30 होगा, 30 होगा, तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब यहाँ पर सिंपल सरल इजी अनुपातिक लगा देना है, रेशियो ही अप्लाई करना। यहाँ पर एंगल 30 60 90 है, 30 60 90 है, 30 60 90, तो इसका रेशियो देखो सीख लो, 1 वर्गमूल 3 2 होता है, 1√3 2 होता है, 30 के सामने 1, 60 के सामने वर्गमूल 3 और 90 के सामने 2। फिर से एक बार 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 एंड 90 के सामने 2। मतलब देखो यहाँ पर 30 के सामने 6.5 है, देखो ये 30 के सामने 6.5 है, मतलब एक का वैल्यू 6.5 मीटर है, एक का वैल्यू 6.5 मीटर। तो हमें ये वाला निकालना 90 के सामने निकालना, तो 90 के सामने 2 होता है, पर 2 का वैल्यू हमें निकालना। तो देखो 2 का वैल्यू निकालने के लिए एक के
वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना। देखो यहाँ पर ये 6.5 मीटर गुणा 2 इक्वल बराबर क्या होगा? यहाँ पर 6 का दुगना 12 होता है प्लस ये 0.5 आधा का दुगना 1 होता है, यहाँ पर 13 आएगा 30। दैट इज 6.5 का दुगना 2 टाइम 13 होगा 13 होगा। ये मीटर का मीटर मतलब देखो ये 2 की वैल्यू 13 मीटर होगी। देखो ये सीढ़ी की लंबाई 13 मीटर होगी, 13 मीटर। यानी देखो ये विकल्प भी हमारा सही विकल्प होगा। जरा अगला देखिए, एक 15 फीट ऊंचा खंबा यानी कि पिलर यानी पोल उस ऊंचाई से सम हाइट से टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। इस तरह खंबे का टूटा हुआ भाग भूमि से यानी जमीन से यानी लैंड से 30 डिग्री का एंगल बनाए, वह ऊंचाई ज्ञात करे जहां से खंबा टूटा। 10 फीट, 5 फीट, 15√3 into 2 minus √3 फीट एंड 5√3 फीट। देखो यहाँ पर हमने फीट नहीं लिखा है। देखो यहाँ पर सब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन है, मतलब देखो ये हाइट और डिस्टेंस क्वेश्चन में मेन बात डायग्राम बनाना ही होता है, आकृति बनाना ही होता है। यदि आपने डायग्राम सही से बना दे तो आपका क्वेश्चन झट से सॉल्व हो जाएगा, स्पीड में सॉल्व हो जाएगा। सबसे यहाँ पर देखो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर खंबे की बात की है यानी पिलर की बात की, यानी देखो यहाँ पर पोल की बात। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि देखो ये हमारा खंबा है, पिलर है, पोल है। अब यहाँ पर ये खंबा कुछ ऊंचाई से टूट जाता है, ब्रेक हो। मान लेते हैं देखो ये खंबा यहाँ से ब्रेक होता है, ये खंबा यहाँ से टूट जाए, ये बिंदु से ये पॉइंट से ब्रेक हो जाता है। देखो ये वाला हिस्सा यहाँ पर ऐसे नीचे में आ जाएगा, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा ऐसे नीचे में ऐसे इस आ जाएगा, ये और ये बराबर ही होगा, ये दोनों का अंतर बराबर ही होगा, ये दोनों की लाइन समान ही होगी, इक्वल ही होगी। और आगे देखो यहाँ पर हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्षैतिज रेखा भी ड्रॉ कर सकते। मतलब यहाँ पर ये एंगल 90 का है। आगे देखो क्वेश्चन में बोला है, देखो ये खंबा 15 फीट ऊंचा है, ये पूरा 15 फीट लंबाई है, ये पूरा डिस्टेंस 15 फीट है, 15 फीट है। यहाँ पर फीट दिया है, यूनिट यहाँ पर फीट है, तो यहाँ पर फीट ही लेना पड़ेगा। आगे देखो यहाँ पर आगे क्या कह रहा है, आगे देखो इस तरह खंबे का टूटा हुआ भाग भूमि से 30 डिग्री का एंगल बराबर। देखो ये वाला हिस्सा यानी ये वाला हिस्सा यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनाता है, भूमि से 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो देखो आगे वह ऊंचाई ज्ञात करे जहां से खंबा टूटा था, वह हाइट फाइंड करे जहां से खंबा ब्रेक हुआ। मतलब हमें ये डिस्टेंस निकालना है, इतना डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकलता है? सबसे यहाँ पर देखो ये 30 है तो ये वाला एंगल 60 का होगा, 30 60 90, 30 60 90 180 होगा। तो यहाँ पर सेम रेशियो ही लग
30 60 90 30 60 30 60 90 30 60 90 30 60 90 1 वर्गमूल 3 2 1 वर्गमूल 3 2 पर 30 के सामने 1 60 के सामने वर्गमूल 3 और 90 के सामने 2 30 के सामने 1 60 के सामने वर्गमूल 3 एंड 90 के सामने 2। देखो यहाँ पर हियर 30 के सामने 1 है, मतलब ये इतना 1 है, ये इतना 1 है, ये इतना 1 है। आगे देखो यहाँ पर ये देखो ये 90 के सामने 2 है, मतलब ये 2 है, ये पूरा है, मतलब देखो ये 90 के सामने 2, ये 90 के सामने, मतलब इतना लंबाई 2 है, इतना लंबाई 2, मतलब ये लंबाई भी 2 ही होगा, इतना लंबाई भी 2 ही। देखो यहाँ पर ये डायग्राम में एग्जैक्ट नहीं बनाए, इसलिए देखो आपको सही नहीं लगेगा, ये हमने रफ बनाया, रफ डायग्राम बनाया। देखो यहाँ पर ये 2 तो ये भी 2 होगा, क्योंकि देखो ये दोनों समान है। देखो यहाँ पर ये 2 + 1 3 होगा, 3 होगा, और 3 बराबर हमें ये 15 फीट दिया हुआ। तो अब आगे देखो हमें ये एक की वैल्यू निकालने, ये अंतर निकाल, यहाँ से कंपार्ट होगा तो ये लंबाई निकाले, इतनी लंबाई निकाल। देखो यहाँ पर एक का वैल्यू देखो ये 15/3 होगा, 3 बराबर 15, 1 बराबर ये 15/3 देना है। देखो यहाँ पर 3 पंचे 15 होता है, 3 पंचे 15, 5 टाइम्स में डिवाइड करो, ये फीट का फीट, मतलब देखो एक का वैल्यू 5 फीट होगा, मतलब खंबा यानी पिलर यानी पोल, देखो ये 5 फीट ऊंचाई पर टूटा था। खंबा पिलर 5 फीट ऊंचाई पर यानी हाइट पर ब्रेक हुआ था, टूटा है। यानी देखो ये 5 फीट हमारा राइट आंसर है, मतलब देखो ये विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। अब देखो दूसरा प्रश्न ऐसा है कि एक पतंग यानी कि काइट आकाश में यानी स्काई में उड़ रही है, मैदान पर ग्राउंड पर एक बिंदु से एक पॉइंट से पतंग तक धागे की लंबाई 420 मीटर है। मैदान से धागे का उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है। मान लीजिए कि यानी सपोज कर लीजिए कि सपोज एज्यूम धागे में कोई ढीलापन नहीं है, लचीलापन, मतलब धागा स्ट्रेट है या झिगझैग नहीं है, तो पतंग की ऊंचाई मीटर में क्या होगी? 210 मीटर, 140 वर्गमूल 3 मीटर, 210 देखो 210 वर्गमूल 3 मीटर एंड 150 मीटर। अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम ही बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर भी डायग्राम ये सेम ही बनेगा, डायग्राम सेम ही बनेगा, इसके जैसा ही आएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर हमने राइट एंगल ट्रायंगल ही लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल ही आने वाला है। देखो कैसे, देखो सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारा आकाश में पतंग उड़ रहा है, यहाँ पर पतंग है। आगे देखो मान लीजिए कि ये हमारा धागा है, और आगे देखो ये धागा स्ट्रेट है, सीधा, मतलब झिगझैग नहीं, मतलब देखो इसमें कोई भी ढीलापन नहीं है, लचीलापन नहीं, ऐसा हमें मान के चलना। आगे देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर ये हमारी जमीन हो गई, देखो ये हमारी
जमीन हो गई, ये हमारी लैंड हो गई। मतलब यहाँ पर ये हमारी देखो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, क्षैतिज रेखा हो गई। देखो यहाँ पर ये हमारी हाइट होगी, ऊंचाई होगी, ये हमारी हाइट होगी, ऊंचाई होगी। देखो यहाँ पर एंगल 90 का बनेगा। आगे देखो प्रश्न में देखो बोला है, देखो एक पतंग आकाश में यहाँ पर उड़ रहा है। आगे देखो मैदान पर एक बिंदु से, मतलब ये बिंदु हमारा है, जमीन पर ये बिंदु, ये पॉइंट है, जमीन पर ये बिंदु है, ये पॉइंट है। एक बिंदु से पतंग तक धागे की लंबाई देखो 420 मीटर है, ये लंबाई 420 मीटर है, 420 मीटर। आगे देखो मैदान से धागे तक उन्नयन कोण 30 का, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। आगे देखो हमें पतंग की ऊंचाई फाइंड करनी है, जमीन से पतंग की ऊंचाई फाइंड, मतलब ये डिस्टेंस हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पर 90 30 यानी यहाँ पर 60, 30 60 90, 30 60 90, यही अनुपात लगेगा। 30 के सामने 1, 60 के सामने वर्गमूल 3, 90 के सामने 2, तो 2 का वैल्यू यहाँ पर 420 मीटर, 2 का वैल्यू 420 मीटर है। देखो हमें 30 के सामने यानी इस 1 का वैल्यू निकालना है। देखो हमें ये ऊंचाई निकाल, मतलब ये 30 के सामने 1, मतलब हमें 1 का वैल्यू निकालना है। हमें 2 का वैल्यू दिया हुआ है और हमें 1 का वैल्यू निकालना है। 1 यूनिट का वैल्यू आउट कर देखो यहाँ पर स्पष्ट देखो 1 बराबर 420 बटा 2 मीटर होगा, तो 420 का आधा होगा, हाफ होगा, सेमी होगा। ये 4 यानी 400 का आधा, 2 यानी 200 का, 20 का आधा 10 होता है। दैट इज 420 का आधा यानी हाफ यानी सेमी 210 होगा। 400 का आधा 2 यानी 200, 20 का आधा 10, और ये मीटर का 1 का वैल्यू 210 मीटर। यानी देखो ये पतंग यानी काहे 210 मीटर की ऊंचाई पर, 210 मीटर की ऊंचाई पर यानी कि हाइट पर उड़ रही है, फ्लाई कर रही है। यानी देखो ये दिस 210 मीटर हमारा सही आंसर होगा। मतलब देखो ये ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। थैंक यू।